तो अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट में हम लोग देखेंगे स्टेट। स्टेट क्या होता है? तो अगर रिएक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूं तो उसमें आता है स्टेट और प्रॉप्स। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेट क्या होता है। पहले तो ये है कि व्हाट इज स्टेट, यानी कि स्टेट क्या होता है। और दूसरा हमारा एजेंडा होगा यहाँ पर कि स्टेट और प्रॉप्स में क्या अंतर है ना। स्टेट और प्रॉप्स में क्या अंतर है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि जब हम लोग स्टेट को देखते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में थॉट आता है कि ये काम तो प्रॉप्स से भी हो सकता है। तो फिर स्टेट और प्रॉप्स में क्या अंतर होता है। और तीसरा होता है कि स्टेट को इनिशियलाइज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट क्या होता है। तो स्टेट जो होता है वो, जैसे अगर आप प्रॉप्स यूज करते हैं ना, प्रॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉप से डेटा पास करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास में कोई कंपोनेंट है, हमारे पास में ये एक मेन फाइल है हमारी, जिसको मैंने बोला कि ये एक फाइल जो है हमारी वो मेन फाइल है। मेन फाइल से तात्पर्य ये है कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट से हम लोगों को, ये हमारी मेन फाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं app.js। ठीक है। और ये हमारी कंपोनेंट फाइल है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे बटन डॉट जेएस, एक बटन बना लेता हूं मैं, तो बटन कंपोनेंट है हमारा। ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरे को इस कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना है तो हम लोग प्रॉप्स के थ्रू मेन से इसमें डेटा को पास कर देते हैं। प्रॉप्स के थ्रू ये जो डेटा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन होगी, जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा, इस फंक्शनल कंपोनेंट को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज देंगे बटन को। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मतलब डेटा पास करते हैं कंपोनेंट को, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा पास किया जाता है, वो डेटा कैसा होता है। जो प्रॉप्स के थ्रू हम लोग जो डेटा पास करते हैं वो रीड ओनली होता है। रीड ओनली होता है जो प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा पास किया जाता है वो डेटा चेंज नहीं होगा। आपने माई बटन का कोई टाइटल यहां से पास किया तो क्या होगा, टाइटल को लेके बटन जनरेट होगा, लेकिन ये टाइटल टाइटल कैसा होगा, ये जो टाइटल होगा वो स्टेटिक टाइटल होगा। हम जो डेटा है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डायनामिकली चेंज हो, या कोई इवेंट ट्रिगर हो उस पे हमारा डेटा चेंज हो, तो उसके लिए हम लोगों को स्टेट यूज करना होता है। तो पहला जो फर्क होता है वो क्या है स्टेट और प्रॉप्स में, कि प्रॉप्स स्टेटिक होते हैं, है ना। और प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा पास किया जाता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट का जो डेटा है वो डायनामिक होता है, स्टेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये फर्क है। स्टेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि पॉसिबल है, प्रॉप्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये तो हो गया स्टेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें। अब स्टेट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात में देख लेते हैं हम लोग। अब स्टेट के बारे में पहली जो चीज ये है कि स्टेट जो होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। तो स्टेट जो है वो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इस जो क्या करता है, डायनामिक वैल्यू को होल्ड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट एक स्टेटिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है, स्टेट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो कि डायनामिक डेटा को होल्ड करता है। और रन टाइम पे यूजर एक्शन और जो भी इवेंट है उस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, डायनामिक डेटा को होल्ड करता है। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमको यूजर क्लिक पे चेंज करना है, या यूजर एक्शन पे चेंज करना है, या और भी इवेंट जो होते हैं, कीबोर्ड इवेंट होते हैं, क्लिक इवेंट होता है, जो भी इवेंट पे चेंज करना हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात स्टेट के बारे में। ठीक है। अब स्टेट जो होता है उसको यूज करने के लिए हम लोगों को स्टेट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, स्टेट को हम लोग क्लास लेवल पे भी कर सकते हैं, और क्लास लेवल के बाद में हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग स्टेट क्रिएट करते हैं तो स्टेट हम लोग क्लास लेवल पे भी बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जो स्टेट होता है वो रिएक्ट अपनी तरफ से क्रिएट करके देता है। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम बनाते हैं
उसमें क्या होता है कि स्टेट रिएक्ट अपनी तरफ से बना के देता है और बाय डिफॉल्ट इस स्टेट में होता है नल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टेट में नल होता है। हम हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग इस स्टेट को क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टेट के बारे में दो बातें, कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो डायनामिक डेटा को होल्ड करती है, और स्टेट को इनिशियलाइज किया जा सकता है क्लास लेवल पे और कंस्ट्रक्टर लेवल पे। ठीक है, तो स्टेट को दो तरीके से, देखो स्टेट को दो तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ना। अगर आप क्लास लेवल कंपोनेंट की बात करोगे तो रिएक्ट हमको एक स्टेट बना के देती है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर मान लो अगर मैं जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर करूंगा तो मैं इसको स्टेट को किस तरीके से एक्सेस करूंगा, मेरे को लिखना होगा दिस। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे स्टेट एक्सेस करनी, तो मेरे को लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट। अब जो भी स्टेट है, मान लो मैंने स्टेट बना रखी है डेमो जो भी है, और उसकी कोई वैल्यू मेरे को देना है तो मैं ये वैल्यू दे दूंगा। ये एक तरीका है स्टेट को, ये इस तरीके से स्टेट एक्सेस हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्या होता है, हमको रिएक्ट ने एक मेथड दिया है और वो मेथड है सेट स्टेट। ठीक है, अभी सेट स्टेट क्या करता है, तो इस तरीके से भी जो पहला वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ये है, इस तरीके से भी स्टेट अपडेट हो जाती है, ये रिएक्ट कहता है। लेकिन रिएक्ट का कहना यह है कि ये जो तरीका है फर्स्ट वाला, ये यूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तरीके से क्या होगा, रेंडर फंक्शन कॉल नहीं होगा। और अगर आप दूसरा फंक्शन मतलब सेट स्टेट मेथड का अगर हम यूज करते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए, तो जब सेट स्टेट मेथड कॉल होता है तो रिएक्ट रेंडर फंक्शन को अपने आप कॉल कर देती है, और रेंडर फंक्शन के कॉल होने से जो डेटा जो चेंज हुआ है रन टाइम पे डेटा, वो यूजर को दिख जाएगा, यानी कि पेज के ऊपर वो डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो स्टेट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब भी रिएक्ट का कहना है कि जब भी आप स्टेट चेंज करें तो आप सेट स्टेट मेथड को ही यूज करें। पहले वाले ऑप्शन से भी ये वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन स्टेट तो अपडेट हो जाएगी, बट जो यूजर पेज के ऊपर जो डेटा होगा वो पुराना ही डेटा शो करेगा। जैसे मान लीजिए पेज का टाइटल मैंने अपडेट किया, और अगर मैंने ये वाला मेथड यूज कर लिया तो स्टेट तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे जो पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, वही यहाँ पर दिखती रहेगी। इसलिए रिएक्ट का कहना है कि जब भी आप स्टेट को अपडेट करना चाहें तो आप सेट स्टेट मेथड को ही यहाँ पर कॉल कीजिए। ठीक है, ये दो चीज हुई। अब तीसरा पॉइंट आता है स्टेट के बारे में। तीसरा हम लोगों ने बोला कि जब भी हम लोग स्टेट की चेंज करें तो डायरेक्टली हमको नहीं यूज करना चाहिए, हम लोगों को सेट स्टेट का यूज करना चाहिए स्टेट को अपडेट करने के लिए। ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बाद में एक और पॉइंट आता है स्टेट के बारे में, कि अगर हम लोग सेट स्टेट जो होता है ना, तो रेंडर फंक्शन को कॉल नहीं करती, यानी कि रेंडर फंक्शन कॉल होता है, रिएक्ट ऑटोमेटिकली कॉल करता है रेंडर फंक्शन को जब भी हम लोग सेट स्टेट को यूज करते हैं। तो ये चार पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट ये कहता है कि रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो डायनामिक डेटा को होल्ड करता है। रिएक्ट को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, क्लास लेवल पे भी किया जाता है और कंस्ट्रक्टर लेवल पे भी किया जाता है। और जब भी कोई रिएक्ट को चेंज करना हो तो रिएक्ट की तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आप सेट स्टेट को कॉल करें, और सेट स्टेट को कॉल इसलिए करना चाहिए कि जब भी हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो क्या करेगा, री रेंडर कर देगा, मतलब उस कंपोनेंट को रिएक्ट जो है वो री रेंडर कर देगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि रिएक्ट के लिए, कि रिएक्ट में स्टेट किस तरीके से काम करती। अब जो स्टेट को जैसे अगर मान लो मेरे को कोई स्टेट है ना, उसको इनिशियलाइज करना है, तो स्टेट को इनिशियलाइज करने का जो पहला तरीका है वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट तरीका है स्टेट को इनिशियलाइज करने का, वो होता है डायरेक्टली इनसाइड क्लास। तो डायरेक्टली इनसाइड क्लास जो है वो, उसको अगर मैं करना चाहूंगा तो कुछ इस तरीके का उसका कोड बनेगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इसको यूज कम ही करते हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्टर,
और आजकल तो फंक्शनल लेवल कंपोनेंट पे भी स्टेट मैनेज होने लगी है। ठीक है, तो मैंने जैसे क्लास बनाई, मान लो मैंने क्लास यूजर बनाई, तो क्लास यूजर हो जाएगी मेरी, और फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स। इस एक्सटेंड किसको करना पड़ेगा, मुझे कंपोनेंट क्लास को करना पड़ेगा। तो ये एक्सटेंड किया मैंने कंपोनेंट क्लास को। ठीक है, कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड किया। अब यहां पर कंपोनेंट क्लास के अंदर मेरे को क्या करना है, स्टेट को इनिशियलाइज करना है। तो वो कैसे होगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेट, स्टेट, और यहां पर स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखूंगा स्टेट को। और स्टेट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जैसे मैंने लिख दिया नेम, और नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी, जो भी नेम मेरे को देना वो। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, जो भी मेरे को देनी वो एज। तो ये हो गई एज। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका रेंडर मेथड बनेगा, और रेंडर मेथड के अंदर आप जो कोड लिखोगे वो रिटर्न का यहाँ पर कोड होगा। कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो हमको देखने को मिलेगा। ये कोड ऐसे दिखेगा अगर हम डायरेक्टली इनसाइट जो करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इनसाइट क्लास करते हैं। तो अब अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो कैसा होगा, तो कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करना है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, तो कैसे होगा। इनसाइड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर अगर हमको स्टेट बनानी है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। इनसाइड कंस्ट्रक्टर हमको अगर क्लास बनानी है तो सबसे पहले क्लास तो बेसिक बनेगी, तो मैंने लिखा क्लास यूजर, ये मेरी क्लास हो गई यूजर। और क्लास यूजर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सटेंड्स किया इसको, कंपोनेंट क्लास को, और इस कंपोनेंट क्लास के अंदर में गया, ये कंपोनेंट क्लास हो गई। और कंपोनेंट क्लास के अंदर मैंने सबसे पहले तो मेरे को, अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ना यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे प्रॉप्स को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। अब यहाँ पर अगर मैं स्टेट को इनिशियलाइज करता हूं, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रॉप्स को एज ए पैरामीटर पास किया। अगर आप अपनी स्टेट के अंदर प्रॉप्स यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स को पास करना पड़ेगा, नहीं तो आएगी एरर। रिएक्ट हमको प्रॉप्स यूज करने नहीं देगी अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स पास नहीं करते हैं तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के ऊपर एज यूजुअल जैसे हमको सुपर कीवर्ड कॉल करना होता है, तो हम लोगों ने सुपर मेथड को कॉल कर लिया। और सुपर मेथड पे भी हम लोग सेम प्रॉप्स यहाँ पर पास कर देंगे, सुपर के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉप्स पास कर दिया। और फिर मुझे स्टेट को एक्सेस करना है तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे करूंगा, दिस डॉट स्टेट करना पड़ेगा मेरे को, दिस डॉट स्टेट। और दिस डॉट स्टेट के अंदर मेरे को जो भी स्टेट है, जैसे मेरे को देना है नेम, तो मैंने लिया नेम, और नेम मैंने जो भी नेम यहाँ रखा वो नेम हो गया। और नेम के बाद में दूसरा मैंने दिया एज, तो जैसे एज जो है वो मैंने यहाँ एज दे दी, तो ये हो गया। और इसके बाहर यानी कि ये जो है वो हमारी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट होने के बाद में ये जो है वो कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये जो है वो क्लास हो गई। तो यहाँ पर हमको कॉल करना पड़ेगा रेंडर मेथड, तो मैंने यहाँ पर रेंडर मेथड कॉल कर लिया, ये रेंडर मेथड हो गया। और इस रेंडर मेथड के अंदर ये जो रेंडर मेथड है वो रेंडर मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं। अब हम लोग एक दो एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल में हम लोग एक स्टेट बनाएंगे, और स्टेट से कंपोनेंट में स्टेट की वैल्यू पास करेंगे, और रन टाइम पे हम लोग स्टेट को अपडेट करेंगे।